अच्छा महरीन, अगर हमें किसी को कहना पड़े क्या तुमने चाय में अदरक डाली थी, तो कैसे पूछते हैं? Did you add ginger into the tea? इनटू नहीं कहते हैं। इनटू का मतलब हो गया कि हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं उसके अंदर की तरफ, राइट। सो डिड यू ऐड जिंजर टू द टी डायरेक्ट। जैसे अगर मैगी बन रही है, अगर हम किसी को कहें भी ऐसा है, इसमें मैगी मसाला भी डाल देना। Please add some Maggi masala. हाँ, add some Maggi masala to the it. Maggi. To the Maggi चल जाएगा, right? So did you add ginger to the tea? अच्छा, किसी को कहें अगर इसमें इलायची डाली होती तो और बढ़िया लगती। ये कंडीशनल जैसा हो गया कि अगर तुमने चाय में इलायची और डाली होती तो और बढ़िया लगती। अब ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है। If you added इलायची, देखो, if you added नहीं, if you had added. If you had added इलायची, कार्डिमम कहते हैं उसे। cardamom. हाँ। If you had added cardamom to the tea, हाँ, it would taste much better. हाँ, it would taste much better. better. You said that absolutely correctly. If you had added cardamom to the tea, it would taste much better. इस तरीके से कह दिया। ये जो हम कह रहे हैं ना, if you had, इसको एक्चुअल में हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं had you। जैसे इतना कहा हमने if you had, तो if you had कहने का अगर मन नहीं है तो थोड़ा उसका शॉर्ट वर्जन है had you added cardamom to the tea, it would taste much better. जैसे ये कहें अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। Had you give me money, had you given, had है ना उसमें थर्ड had you फॉर्म। given money, had you given me the money, I wouldn't be here. Right? Had you given me the money, I wouldn't be here. मैं दुकान पे होती। I wouldn't be here. I would be on the shop. At the shop. Right. So अगर आपको अपने व्यूवर से एक सवाल पूछते हैं, अगर ये कहें अगर आपने पिछले हफ्ते ये वीडियो डाल दी होती तो मैं ये सेंटेंस सही बोल पाता अभी। ठीक है, समझ गए ना? हम अपने व्यूवर से पूछ रहे हैं कि आपको लिखना पड़ेगा ये कमेंट सेक्शन में। आपको कहना है कि अगर आपने ये वीडियो एक हफ्ते पहले डाल दी होती तो आज मैं इस समय में इस समय प्रेजेंट में ये सेंटेंस सही बोल पाता। अच्छा महरीन, जैसे अभी तैमूर ने पूछा कि ये टी शर्ट किसकी है, तो इस बेसिक सेंटेंस को कैसे बोले हम? Whose is this t-shirt? नहीं, whose t-shirt is this? Whose t-shirt is this? Whose t-shirt is this? ठीक है। अब जैसे हमें कहना पड़े कि ये टी शर्ट इसके लिए छोटी हो गई है, तो जब कोई कपड़ा वगैरह छोटा हो जाता है तो कैसे बताएं ये टी शर्ट छोटी हो गई इसकी? Now he grown up. हाँ, कहा तो जा सकता है ही इज़ अ ग्रोन अप नाउ, इसका मतलब है वो बड़ा बच्चा है, लेकिन आउट ग्रो कर जाते हैं जब भी हमारी कोई चीज़ छोटी बड़ी हो जाती है ना, तो ही हैज़ आउट ग्रोन दिस टी शर्ट। He has outgrown this t-shirt. है। और दूसरे तरीके से जैसे he has outgrown this t-shirt, ये एक मत अगर हम वैसे अगर मिलान करके देखें तो ऐसा लगेगा कि हम टी शर्ट की नहीं इसकी बात कर रहे हैं कि ये बड़ा हो गया, लेकिन ये नेचुरल एक फ्रेज है बनाया कि has outgrown this t-shirt। जैसे अगर मान के चलो जूते छोटे हो गए किसी बच्चे के, तो he has outgrown these shoes. He has outgrown these shoes. लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली इंडियन स्टाइल में मतलब दूसरे स्टाइल से ही कहना पड़े तो कह सकते हैं दिस टी शर्ट हैज बिकम टू ओल्ड फॉर हर, हिम या हर, राइट। तो दोनों तरीके हैं। तो जैसे अगर आपको कहना पड़े कि भाई आपकी टी शर्ट बहुत ढीली हो गई है, दिस टी शर्ट too loose for you. Right, this t-shirt is too loose for you. और अगर ये कहें कि बहुत ढीली लग रही है तो एक कपड़ों का ना एक बताने का तरीका होता है, जैसे कि this t-shirt looks loose on you. This t-shirt looks loose on you. अगर पहना हुआ है उसने और हम कहीं भाई ढीली लग रही है तो this t-shirt looks loose on you. और अगर उसके वैसी बात कर रहे हैं कि आपके लिए छोटी रहेगी बड़ी रहेगी, this t-shirt is too loose, too big, too short for you. लेकिन अगर उसका कोई कपड़ा पुराना है और वो पहनता है ये कहीं ये छोटा हो गया तो has this t-shirt has become too short for him. और अगर डायरेक्ट वैसे नेचुरल फ्रेसिंग है तो he has outgrown this t-shirt। जैसे एक लॉजिकली है, देखते ग्रामर का मतलब नहीं है इस सेंटेंस में। जैसे ये कहें इसकी पैंट बहुत छोटी हो गई है, his pant become too short
नहीं, For her. इसके अंदर कमी क्या है? ये ना रटे जाएंगे वर्ड्स, पैंट्स होती हैं हमेशा। Pants. हाँ, तो he has outgrown these pants. He has outgrown these pants. भले एक पैंट है फिर भी क्या कहेंगे? Pants, क्योंकि उसकी right? leg दो है। हाँ, दो है ना, तो he has outgrown these pants. He या has फिर दूसरे outgrown स्टाइल these से, pants. दूसरे स्टाइल से these pants have These become too short for him. her. Got the point? अच्छा महरीन, अगर हम ये कहें कि अयान जो है एनर्जी को एलर्जी बोलता है, तो इसको हम किस तरीके से बताएं किसी को? कोई बंदा है ना, कोई बच्चा किसी वर्ड को कुछ और वर्ड बोलता है, तो अगर हम कहें एनर्जी को एलर्जी बोलता है, He can't pronounce energy correctly. या यू सेड दैट इन योर ओन वर्ड्स, लेकिन वो मैसेज अलग है ना, हमें बताना भी है ना कौन से वर्ड को इनकरेक्टली बोलता है और कौन सा वर्ड बोल डालता है उसकी जगह पर। अच्छा। ये एनर्जी को एलर्जी बोलता है। He pronounce energy to allergy. नहीं, टू नहीं होगा, बस यहाँ पर ये प्रीपोजिशन वो यही देखना था वर्ड। ही प्रोनाउंसेस Energy. एनर्जी एज एलर्जी। He pronounces energy as allergy. हाँ, यानी कि एनर्जी को कैसे बोल देता है? एलर्जी के तरीके से। ही प्रोनाउंसेस एनर्जी एज Allergy. एलर्जी। अच्छा, अगर महरीन हमें ये कहना पड़े कि स्कूल की 4 दिन की छुट्टी है, एक अब 1 दिन की बची है, वैसे तो 4 की पड़ती है। हाँ, अगर कहना है कि स्कूल की 4 दिन की छुट्टी है, we have 4 days leave. नहीं, लीव का मतलब है तुम छुट्टी लेके आए हो। लीव का मतलब क्या है? आई अप्लाइड फॉर ए 2 days लीव। इसका मतलब है मैंने 2 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई करा। ये वाला हॉलीडे हो सकता है, वरना जनरली हम कहते हैं ऑफ। तो स्कूल की अगर 4 दिन की छुट्टी है तो द स्कूल इज ऑफ For 4 days. फॉर 4 days। The छुट्टी school वर्ड is को off. ऑफ इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि The school is off for 4 days due Right. to कावड़ यात्रा. ड्यू टू कावड़ यात्रा, राइट। कावड़। और अगर मैं ये कहने लग जाऊं तो महीने में कितने दिन स्कूल जाते हो? 2 दिन। मजाक कर रही थी. हाँ, तो महीने में कितने दिन स्कूल जाते हो? How many days do you go to school in a month? हाँ, you said that correctly. How many days do you go to school in a month? So answer my question. Actually, I don't take leave. हाँ, I don't take a leave. I अगर एक don't- की बात कर रहे हैं तो I never take a leave I never take a leave from school. from school. Okay, but how many days do you go to school during this month? I don't remember. You don't remember? Maybe 15 you days. attend school for around 15 50 days. days. Okay, that's enough, हाँ. isn't it? Yes. अच्छा मैरिन, ऑल दिस वाइल का मतलब पता है क्या? ऑल दिस वाइल, द होल टाइम, सिंस देन वगैरह, ये टाइम के संदर्भ में जब इस्तेमाल करते हैं कैसे यूज करेंगे? ऑल दिस वाइल का क्या मतलब है? I never heard this word. हाँ, देखो, ऑल दिस वाइल, इसके अंदर ना 3 वर्ड्स हैं। दिस का मतलब तो है रेफरिंग टू समथिंग, हाँ. है, और वाइल का मतलब ही होता है ड्यूरेशन। तो अगर हमने कभी कोई ड्यूरेशन मेंशन कर दी और कहें इतनी देर से, उतनी कहते हैं ना, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल दिस वाइल। I have been waiting for you all this while. ऑल दिस वाइल कहा, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कह दूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, तो इन दोनों में फर्क क्या हो गया? ऑल दिस वाइल का मतलब है जब मैंने कोई ड्यूरेशन मेंशन करी इतनी देर, जैसे कि मान के चलो आई कॉल्ड यू एट 6, मैंने 6 बजे कॉल करी। अब मैं किसी को ये कहूँ कि इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, यानी जब कॉल करी तब से, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल दिस वाइल। All this while. ऑल दिस वाइल का मतलब है इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में लगातार, थ्रू आउट दिस टाइम। थ्रू आउट दिस टाइम मतलब लगातार, इस समय में, बिल्कुल। जैसे अगर अयान के बारे में कहें कि ये पूरे दिन खेलते रहते हैं, सारा समय खेलते रहते हैं। They always playing. हाँ, दे आर All the ऑलवेज time. प्लेइंग। ऐसे कह दिया तुमने, अपने वर्ड्स में कहना ये अच्छी चीज है, हैं? से दे आर ऑलवेज प्लेइंग, इसका मतलब ये हमेशा खेलते रहते हैं। हाँ. ऐसे कहें दे कीप प्लेइंग द होल डे। They keep playing the whole day. द होल डे भी हमने कहा, यहाँ पे ये पूरे दिन खेलते रहते हैं। अब मान के चलो कि आई वॉज फिक्सिंग देयर टॉय, Okay. मैं उनका एक खिलौना सही कर रहा था। आई वॉज फिक्सिंग देयर टॉय, और इतनी देर, जितनी देर मेरे को लगी टॉय सही करने में, इतनी देर लगातार ये खेलते ही रहे।
I was fixing their toy. Meanwhile, they were playing. मीनवाइल अलग होता है. मीनवाइल होता है कि यानी बचा कुचा समय कुछ होने वाला है तब. तो यहाँ इस वाले सेंटेंस को ऐसे कहेंगे, I was busy fixing their toy and they were playing all this while. And they were playing all this while. हाँ, and all this while they were playing. तो ये इंटरचेंजेबली आगे पीछे करा जा सकता है. तो all this while का मतलब है कि जितनी देर मेरे को टॉय सही करने में लगी, I was busy fixing their toy and all this while they were fighting together. Fighting. लड़ाई कर रहे थे. राइट. तो ऑल दिस वाइल का मतलब है कुल मिलाकर के जब हम ये कह रहे हैं कि इतनी देर जो मेंशन करी गई है, जैसे मान के चलिए कि कोई कहानी, अयान कोई कहानी बना के बता रहा है हमें, झूठी झूठी कोई बात बता रहा है. हाँ. और ये कहें अरे इतनी सारा, जब तक वो बता रहा था मतलब मुझे यही लगा कि सच बोल रहा है. ठीक है. When he was telling us the story. हाँ, when he was making up a story. When he was making up a story. या फिर when he was telling us a made up story. Made up यानी कि बना के. हाँ. When he was telling us a made up story. हाँ. I thought it was real. I thought he was telling us the truth. I thought he was telling us the truth. या फिर एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि all this while I thought he was telling the truth. all this while का मतलब है जितनी देर तक वो ड्यूरेशन तक वो काम हो रहा था. तो all this while कह के हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि लगातार इस दौरान, यानी इस दौरान मेरी कंडीशन क्या थी. all this while I was looking at him. जैसे कि he was telling us a made up story. all this while I was looking at him, यानी मैं उसको देख रहा था लगातार उसी समय. ड्यूरेशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं केवल. और जैसे अगर ये कहें कि मैं कल तुम कहाँ थी शाम को, तो मैं कहना है यहीं थी पूरा दिन सारा समय. Where were you yesterday? हाँ, तो कहना है मैं यहीं थी. So I was here the whole time. The whole time. The whole time का मतलब है आप सिर्फ समय की बात कर रहे हैं, और all this while का मतलब है कोई दूसरा ड्यूरेशन मेंशन कर चुके हैं, उस ड्यूरेशन के दौरान बता रहे हैं, इस ड्यूरेशन के अंदर थ्रू आउट दिस ड्यूरेशन. तो all this while, अब अपने व्यूअर्स को कहते हैं अगर समझ में आया होगा तो आप all this while को इस्तेमाल करके कोई अपनी लाइफ से रिलेटेड सेंटेंस बनाइए, ताकि हमें पता चले आपको समझ आया या नहीं. अगर आपका सेंटेंस फिट हो रहा होगा, ऑल दिस वाइल फिट हो रहा है आपके सेंटेंस में, तो हम आपको लाइक कर देंगे, और अगर गलत होगा तो समझा देंगे. अच्छा महरीन, जैसे हमें ये कहना पड़े कि जितनी देर में तुम अपना ये कॉपियाँ भरने में लगी पड़ी हो, इतनी देर में कुछ प्रोडक्टिव कर लो, तो इस बात को हम कैसे कहें इंग्लिश में? You should do something productive instead of revising. तो इसमें हाँ, you said that sentence correctly, but you didn't say that feeling. टाइम वाली बात लगानी है कि जितना टाइम बर्बाद कर रही हो कॉपियाँ भरने में, जितनी देर में खेल रहे हो इतनी देर में कुछ और कर लो. तो टाइम की बात कहाँ हुई इसमें कि जितनी देर में ये कॉपियाँ भर रही हो इतनी देर में तो कुछ और कर लोगी बढ़िया प्रोडक्टिव. इन द टाइम का इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें. इन द टाइम यू आर स्पेंडिंग. In the time you are spending filling up your notebooks. Filling up your notebooks. Filling up क्यों कहा मैंने? नोटबुक भरने में. हाँ देखो, filling अगर डायरेक्ट कह दूंगा filling. In the time you are spending filling your notebooks चल जाएगा. ये भी fill का मतलब है कि आप कुछ भरने की बात कर रहे हैं. fill up मतलब है स्पेसिफिकली उस कॉपी जो फीलिंग है पूरा का पूरा. जैसे fill up हम वहाँ पे कह देते हैं, जैसे मैं बोतल भरते हैं फ्रिज की, तो क्या कहते हैं? फिल अप द बॉटल. फिल अप में हमने चीज नहीं बताई क्या भरना है, बस उस चीज को पूरा भरने की बात कर रहे हैं. राइट. सो इन द टाइम यू आर स्पेंडिंग फिलिंग अप योर नोटबुक्स. In the time you are spending filling up your notebooks, you could do something productive. You could do something productive. And I mean that. And I mean that का क्या मतलब है? यही मेरा मतलब. हाँ? यही मैं कहना चाहता हूँ. हाँ, ये मैं कहना भी चाह रहा हूँ. I'm not only saying I'm not only telling you to translate this sentence into English. I mean that. I mean that मतलब मैं कहना चाहता हूँ रियल में मतलब ही मेरा ये. मतलब मीनिंग ही मेरा वही है. जैसे कि बच्चे को अयान को कहने लग जाए, अयान आखिरी बार है, अगली बार छोड़ूंगी नहीं मैं, और फिर लास्ट में थोड़ा और एम्फेसाइज करने के लिए क्या कह देंगे? एंड आई मीन दैट. यानी कि जो मैं कह रही हूँ मतलब मन से कह रही हूँ, सच्चा कर ही डालूंगी. तो आगे बात समझ में, जैसे इन द टाइम, आगे बात समझ में. इन द टाइम का सिंपल सा मतलब क्या है? हम जैसे ऐसे हिंदी में कह रहे हैं जितनी देर में, तो लॉजिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन. तो इन द टाइम की जगह क्या दो? ड्यूरिंग द टाइम. ड्यूरिंग द टाइम. तो क्या कर रही हो तुम? ड्यूरिंग द टाइम यू आर वेस्टिंग
हाँ हाँ तो फिर ड्यूरिंग द टाइम जब कह दिया तो वर्ड ऑर्डर ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो इन द टाइम यू वर स्पेंडिंग द टाइम, सो इन द टाइम यू आर स्पेंडिंग, यानी कि वो समय जो तुम खर्च कर रही हो, इन द टाइम यू आर स्पेंडिंग फिलिंग अप योर नोटबुक्स, वो ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम ड्यूरिंग डायरेक्ट ही कह रहे हैं, ड्यूरिंग द टाइम you are filling up your notebooks. During the time you are filling up your notebook, you could do something productive. You could do something productive. तो आया दोनों में फर्क। तो इन द टाइम वाले स्ट्रक्चर में स्पेंडिंग भी कह रहे हैं क्योंकि उस समय में जो तुम बिता रही हो। इन द टाइम यू स्पेंडिंग, in the time you're spending filling your notebooks, filling up your notebooks. और अगर ड्यूरिंग कह रहे हैं तो ड्यूरिंग वाला कैसे बोलेंगे? During the time you are filling up your notebooks, you could do something productive. आई बात समझ में आ गया ना? ड्यूरिंग द टाइम वाले में ड्यूरेशन पहले ही मेंशन कर दी है, इसलिए समय को खर्च किया जाएगा, ड्यूरेशन तो है ही ड्यूरेशन, राइट। अब जैसे मान के चलो कि कोई डिलीवरी बॉय आने वाला है, हम कहें यार जितनी देर में वो आएगा उतनी देर में खुद ले आएंगे, उतनी देर में हम खुद ले आएंगे जाके। इसमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि हम उसके यहाँ पहुँच जाने की बात कर रहे हैं या उसके वो टाइम लगाने की बात कर रहे हैं। जितनी देर में वो आएगा इतनी देर में तुम खुद जाके ले आएंगे। In the time हाँ he will come here. नहीं, इन द टाइम जब हम मेंशन कर रहे हैं तो लॉजिकली हमको बताना पड़ेगा ना कि टाइम मेंशन करा है, केवल खर्च करना थोड़ी मेंशन करा है। इन द टाइम ही इज टेकिंग, in the time he is taking टू कम, जहां भी हम इन द टाइम मेंशन कर दे रहे हैं तो इन द टाइम में हम स्पेंड करना, टाइम लगाना भी बताएंगे, लगाने की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। सो इन द टाइम द डिलीवरी बॉय इज टेकिंग, ये हुई पूरी बात। इन द टाइम द डिलीवरी बॉय इज टेकिंग, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उस टाइम में जो डिलीवरी बॉय ले रहा है, इन द टाइम द डिलीवरी बॉय इज टेकिंग टू कम हियर, हाँ, यू कुड गो एंड पिक अप द ऑर्डर योरसेल्फ। We could go and pick up the order. हाँ, ourselves. जब yourself होगा एक तुम, ourselves, okay. himself होगा लड़का खुद, हाँ. और अगर लड़की होगी तो herself. और अगर मैं खुद होऊंगा तो myself. और अगर हम खुद होंगे तो ourselves. फिर self नहीं, selves स्पेलिंग भी बदल जाएगी, ourselves. और अगर वो लोग होंगे बहुत सारे खुद तो themselves. तो जैसे ये कहें वो खुद आ रहे हैं, इकट्ठे अपने आप ही आ रहे हैं, they are coming themselves, या they are coming on their own. Got the point? हाँ, तो जैसे अगर मान के चलो होमवर्क है, तुम्हें होमवर्क मिला है, किसी को पूछे दिखाओ मुझे क्या होमवर्क मिला है, show me the homework. शो मी द होमवर्क का मतलब हो गया कि होमवर्क दिखाओ, नॉर्मल दिखाओ। हाँ, तो अगर हमें पूरी बात कहनी है कि ये दिखाओ मुझे होमवर्क में क्या मिला है, हम बच्चे को कह रहे हैं अच्छा होमवर्क में मिला क्या है, ऐसा नहीं कह रहे शो मी द होमवर्क। अगर ऐसे कहेंगे शो मी योर होमवर्क तो हम हो सकता है ऐसा कह रहे हैं क्या करके लाए हो, लेकिन हमें स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं दिखाओ क्या मिला है होमवर्क में। शो मी व्हाट डिड यू गेट फॉर होमवर्क। देखो ग्रामर सारी आती है, सबके साथ समस्या क्या है यही, वर्ड ऑर्डर। अब जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे ना सेंटेंसेस हैं, टेल मी, व्हाट डिड यू से, आस्क मी, व्हाट डू यू वांट, ये सारे के सारे वर्ड ऑर्डर थोड़े से ऑकवर्ड हैं। हाँ। क्योंकि जब हमने कह दिया शो मी, इसका मतलब सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है हमारा। हाँ। या तो हम शो मी को फुल स्टॉप लगा के अलग कर दें कि दिखाओ मुझे व्हाट डिड यू गेट फॉर होमवर्क, तो अलग दो सेंटेंस बोलेंगे तो ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं शो मी व्हाट डिड यू गेट फॉर होमवर्क। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस है तो शो मी व्हाट यू गॉट, दिखाओ जो मिला है, शो मी व्हाट यू गॉट फॉर होमवर्क। गॉट द पॉइंट, आई बात समझ में। हाँ। जैसे मान के चलो दिखाना टीचर ने तुम्हें क्या दिया है, शो मी हाँ what teacher gave you, ना show me what your teacher gave you, what your teacher gave you। तो जो what लगा रहे हैं इसका मतलब हम वही चीज स्पेसिफिकली कह रहे हैं, वो चीज, फिर क्वेश्चन नहीं रह जाता, ये हम कह रहे हैं दिखाओ क्या मिला है, पूछ थोड़ी रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन में क्या आया कि दिखाओ मुझे क्या मिला है, तो इट साउंड्स लाइक अ क्वेश्चन इन हिंदी बट इट्स नॉट अ क्वेश्चन इन डीड, क्वेश्चन नहीं है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि बताना क्या कह रही थी, अब मैं पूछ थोड़ी रहा हूँ, अब ये बात है,
बताना मुझे क्या कह रही थी, तो टेल मी व्हाट यू वर सेइंग। टेल मी व्हाट यू वर सेइंग। गॉट द पॉइंट। वरना हम अगर बताना क्या कह रही थी को ट्रांसलेट कर देंगे तो ऐसा लगेगा टेल मी व्हाट डिड यू से। तो अगर टेल मी व्हाट डिड यू से इकट्ठा कह देंगे तो थोड़ा सा ग्रामेटिकली अजीब हो जाएगा। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ मैं कह रहा था कि आप ना ग्रामर आपको सारी समझ में ऑलरेडी आती है, ग्रामर में कोई ज़्यादा नहीं, 35-40 वर्ड्स हैं। अगर आप समझ लेते हैं इंग्लिश और बोलने में दिक्कत आती है तो आप हमारे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारी, ये अडल्ट्स का कम्युनिटी है, वहाँ पे कोई बच्चे नहीं होते हैं छोटे, सब आपके लेवल के लोग होंगे क्योंकि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इसका मतलब यू ऑलरेडी नो ऑल द ग्रामर रूल्स, राइट। तो वहाँ पर पूरे दिन एप्लीकेशन पर रियल टाइम में मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स में प्रैक्टिस चलती रहती है। कोई भी लेवल सही है आपका, बेसिक ग्रामर वाला ग्रुप होगा जहाँ पे ग्रामर डिस्कशन चल रहा है, कोई हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस वाला होगा, वहाँ पे रैपिड फायर खेलते रहते हैं, कोई ओनली इंग्लिश ग्रुप होगा, तो कोई एडवांस कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस ग्रुप होगा। तो आपको सारे ग्रुप्स का एक्सेस मिलता है। जब भी आपका प्रैक्टिस करने का मन करे, जितनी देर आपका प्रैक्टिस करने का मन करे, यू कैन कनेक्ट विद अदर पार्टिसिपेंट्स इन एनी ऑफ द ग्रुप एंड प्रैक्टिस इंग्लिश एट योर ओन कन्वीनियंस। अपने हिसाब से जब मर्जी जितनी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फिर 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पर वी जस्ट कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स इन डिटेल में वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो आप आएंगे तो आपको एक ऐसा माहौल मिल जाएगा जहाँ पे आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। सो अगर मैं अब किसी को अचानक अयान को हम कहने लग जाए, अयान दिखाइए होमवर्क में क्या मिला है, show me what you got for your homework. Right? Show me what you got for homework. ऐसे नहीं कहेंगे show me what did you get for your homework. By the way, do you remember what did you do last night? Exactly. This sentence is absolutely with my birthday cake. Incorrect. हाँ? हाँ, जब तुमने कह दिया do you remember what did you do with my cake, दो अब एक सेंटेंस में 2 वो ग्रामर स्ट्रक्चर मिल गए ना। So do you remember what you did with my cake last night? Do you remember what you did with my birthday cake last night? Yeah, it was an accident. हाँ, अगर ये कहें जानबूझ के थोड़ी करा था मैंने। I didn't do that. हाँ, जानबूझ इजी वर्ड्स हैं, देखो अप्रोप्रिएट वर्ड भले ना याद आए। I didn't do that on purpose. I didn't do that on purpose. On purpose का मतलब हो जाता है कि किसी एक मतलब कि अपनी जानबूझ के अपने फायदे वगैरह के लिए, ऐसे भी कह सकते हैं I didn't do that intentionally. I didn't do that intentionally. Right? It was just an accident. अच्छा मेरिन, हम 1-2 बात और पूछते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल सा है, किसी को कहें टाइम क्या हुआ है तो कैसे कहेंगे? What time is it? What time is it या what's the time? हैं? अगर किसी को ये कहें घड़ी देख के बताना कितना टाइम हुआ है, घड़ी देखने के एक्शन को कैसे कहें? घड़ी देख के बताना कितना टाइम हुआ है। What time is it? देखो घड़ी देखने को कहेंगे ना तो कहेंगे चेक द टाइम ऑन द वॉच। Check the time on the watch. राइट, चेक द टाइम ऑन द वॉच यानी कि घड़ी देखना। राइट, इसमें घड़ी में देख के बताया, जैसे कि मैंने घड़ी देख के बताया कितना टाइम हुआ है। तो I watched on a watch. नहीं, वॉच वगैरह वर्ड नहीं यूज करते हुए एक्चुअली में टाइम को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो आई चेक द टाइम ऑन द वॉच। इन द वॉच नहीं कहेंगे, घड़ी में। I checked the time on the watch. हाँ, जैसे कहें घड़ी देख लो, घड़ी की तरफ देखना जरा कितना टाइम हो गया, तो चेक द टाइम ऑन द वॉच। Check the time on the watch. आया कौन सी वाली सिचुएशन में कहना है, हैं? जैसे कोई बंदा है कि टाइम को सोच ही नहीं रहा है, सोच रहा है बहुत टाइम पड़ा हुआ, मैं कहूँ घड़ी देखना कितना टाइम हो रहा है, तो Check the time on the watch. राइट, चेक द टाइम ऑन द वॉच। अच्छा मेहरीन, अगर हमें कहना पड़े कि मुझे सुबह इस चीज़ की टेंशन मत दो तो कैसे कहें? Don't stress me out about this early morning. राइट, डोंट स्ट्रेस मी आउट अबाउट दिस या विद दिस दोनों कहे जा सकते हैं। जैसे कि इस चीज़ की टेंशन मत लो, Don't stress about it. डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। जैसे ये कहें कि ये मुझे बहुत टेंशन दे रहा है, अब टेंशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम बार बार, तो इस बात को कैसे कहें, ये मुझे बहुत टेंशन दे रहा है। He gives me so stress. ना, गिव एक्चुअल में कहा जा सकता है ही इज गिविंग मी स्ट्रेस, लेकिन ये ट्रांसलेटेड वर्जन जैसा है, He is making me stress. ही इज मेकिंग मी स्ट्रेस्ड, बिल्कुल सही है। तो स्ट्रेस जो है वो एक एक्चुअल में वर्ब के तरीके से कहा जाता है, तो ही इज स्ट्रेसिंग मी आउट। He's stressing me out. हाँ, डोंट स्ट्रेस मी आउट यानी टेंशन मत दो। अगर किसी को कहें ये टेंशन में लग रहा है, Maybe he's
Stressed. राइट, मे बी ही इज स्ट्रेस्ड। जैसे एक सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, सोच के बोलना पड़ेगा। जैसे कहें वो हमेशा इसी चीज की टेंशन लेता है। He always stress about it. इसको अब ऐसे कर रहे हैं ना, जबकि हमेशा जब लेता है टेंशन, तो इसको सोचना पड़ेगा पुराने बेसिक सेंटेंसेस के तरीके से। जैसे कि अवस्था ही तो बता रहे हैं, कुछ आदतन बता रहे हैं। ही इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड, हमेशा रहता है, अवस्था है उसकी। ही इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड अबाउट इट। कहते हैं, जैसे कहते हैं ऐसी अवस्था कह देते हैं कि ये हमेशा रोता ही रहता है। तो ही कीप्स क्राइंग, ही इज ऑलवेज क्राइंग कह देते हैं। तो हमेशा इसी चीज की टेंशन लेता है ये। तो he is always stressed about it. he is always stressed about it. Got the point? जैसे ये कहें कि ये टेंशन में लग नहीं रहा। Maybe he is not stressed. Maybe he is not stressed. Yeah, he doesn't seem to be stressed. He doesn't seem to be stressed. Right? अगर ये कहें मुझे टेंशन मत दो, Don't stress me out. Don't stress me out. अगर ये कहें कि मैं टेंशन में हूँ, I'm stressed. I'm stressed. मैं किसी दोस्त को कहने लग जाए, अरे मत लो टेंशन यार। Yeah, don't stress out. Exactly. तो टेंशन वर्ड को हटा के क्या रख लेना है? Don't stress out. I need chart paper. अभी तो कहा था वहाँ चलोगे चार्ट पेपर दिलाने, और इंग्लिश में कहना पड़ा तो बिल्कुल चेंज हो गए सारे वर्ड्स। Will you take me to the stationer because I need chart papers? फिर से वर्ड्स हैं, तो यही चीज़ समझनी है क्या। जैसे हिंदी में एक छोटी सी बात कह दी कि वहाँ चलोगे चार्ट पेपर दिलाने। वी कांट डायरेक्टली ट्रांसलेट दीज वर्ड्स इनटू इंग्लिश। फीलिंग को समझना है, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए आपने दो तरीके से कह दिया। सो आई नीड अ चार्ट पेपर, कैन यू टेक मी टू द स्टेशनर। You have to take me to the stationer. या फिर दूसरे तरीके से कैसे कहा था? Will you take me to the stationer because I need chart papers? I need a chart paper. तो हमेशा जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे तो शब्द बिल्कुल ही कुछ हो जाएंगे। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश केवल इसलिए है कि आपको एज कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, इन टू कहाँ लग रहा है, इन कहाँ लग रहा है, ये समझ में आ जाए। जैसे ये कहें हम जितने दिन स्कूल जाते हैं उतने दिन घर पे रहते हैं। ये भी सही है। अब जैसे ये हिंदी है तो इसमें ट्रांसलेशन नहीं सीखना है, इसमें सीखना है एज का पर्पस क्या है, और फिर उस एज को दूसरी जगह यूज करके देखना है। कहो कि हम जितने दिन स्कूल जाते हैं उतने ही दिन घर पे रहते हैं। The same day. चलो ठीक है, बोल के देख लो। द सेम डे, सेम। अब जैसी ना बराबर तो है लेकिन सेम नहीं है। देखो सेम का मतलब है वैसा, इट्स एज सेम, बिल्कुल उसके जैसा है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है। सो वी गो टू स्कूल एज मैनी डेज। We go to school as many days as we live in home. As we stay home. As we stay home. Right? So we go to school as many days as we stay home. जितने दिन हम घर पे रहते हैं उतने दिन स्कूल जाते हैं। As many days as we go to school, we stay home. As many days as we go to school, we stay home. तो उस अवस्था में हमको as का पर्पस देखना होता है, ना कि हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उन वर्ड्स को। तो जैसे आपको लॉजिकली समझ में क्या आना चाहिए था इसके अंदर, जितने दिन स्कूल जाते हैं उतने दिन हम घर पे रहते हैं, तो हम सेम नहीं बता रहे थे, क्वांटिटी की बात हो रही। बात देखनी, हाँ। बात किस चीज़ की हो रही थी। जैसे ये कहूँ कि जितना इसने दूध डाला उतना ही पानी डाल दिया। As she added the milk. हाँ, बोल के देखो। As she added the milk. देखो वर्ड ऑर्डर याद होना चाहिए। पहले ऐसे क्या है, जितना उतना, हिंदी में मैंने कहा जितना दूध डाला उतना पानी डाल दिया। तो जितना उतना से थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, लॉजिकली बात को देखना है। She added as much water as the milk. बस। तो as much as इकट्ठा आएगा ना पोर्शन, तो जब तक बात पूरी माइंड में क्लियर नहीं होगी कहनी क्या है, तो हम गलत तरीके से सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैं कहूँ तुम उतनी बेवकूफ़ हो जितना अयान। You are as stupid as Ayan. You are as dumb as Ayan. बात छोटी थी तो एकदम से you are से स्टार्ट कर दिया है। और अगर ऐसे कहने लग जाए, अयान भी उतना ही पिटा जितना तैमूर। Ayan got beaten as much as Taimur।
आ गया होगा समझ में। तो जब भी कोई जितना उतना इतना और अगर ऐसा होता तो वैसा होता सुनने को मिले, तो ऐसा मत सोचो ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, उस वर्ड का प्लेसमेंट देखो, लॉजिकली बात को सोचना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। जैसे ये कहें कि जितनी देर में लेक्चर दे रहे हो इतनी देर में तो मुझे बुक दिला भी लाओगे। अभी डिस्कस करा था हमने वो। ठीक है। इन द टाइम, हाँ, इन द टाइम यू आर गिविंग द लेक्चर। फिर से देखो, इन द टाइम जब कह दिया तो स्पेंडिंग थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कि इन द टाइम मतलब सिर्फ टाइम 2 बजे, इसका इन द टाइम समझ लो 2 बजे। अब 2 बजे मुझे लेक्चर, ऐसा नहीं ना, इन द टाइम यू आर बिजी, इन द टाइम यू आर स्पेंडिंग लेक्चरिंग मी, इन द टाइम यू आर स्पेंडिंग लेक्चरिंग मी, you could go and get me the chart paper. got the point। तो बोलने से रट जाएगा, इन द टाइम यू आर स्पेंडिंग, इसका मतलब है कि जो टाइम यहाँ बर्बाद कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, बिता रहे हो, इन द टाइम यू आर स्पेंडिंग लेक्चरिंग मी, you could go and get me a chart paper।